तो जय हिंद फ्रेंड्स। आप सभी कैसे हैं? आशा करते हैं आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। इस क्लास में हम बात करेंगे मनोविज्ञान के एक महत्वपूर्ण सिद्धांत की, जिसका नाम है पावलो का अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। और इस सिद्धांत से संबंधित प्रश्न सभी शिक्षक भर्ती परीक्षा में क्या है कि अवश्य पूछे जाते हैं। और यह जो सिद्धांत है, यह जो टॉपिक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है परीक्षा के माध्यम से। और इसका जो पहला पार्ट है, आप चैनल से या फिर प्ले लिस्ट से जाकर देख सकते हैं। तो क्लास में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और सीटेट केवीएस या दूसरे सभी टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। पावलो का अनुकूलित अनुक्रिया के सिद्धांत क्या कहता है उसको देख लेते हैं, और कौन कौन से इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहेंगे जो आपको नोटबुक में नोट कर लेने हैं साथ में, ताकि एग्ज़ाम के टाइम रिवीजन करके आप उनको आराम से सोल्व कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि पावलो ने जो, जैसा कि हमने पहले वीडियो के अंदर ही बात की थी कि पावलो ने जो प्रयोग किया था वो किस तरीके से शुरुआत की थी उसकी। तो पावलो ने जो पहला पॉइंट देखेंगे हम, पावलो ने कुत्ते की जो है पैरोटिड ग्रंथि का क्या किया था, ऑपरेशन कर लार का क्या किया था, एकत्रीकरण किया था। तो जो पैरोटिड ग्लैंड होती है कुत्ते की, तो डॉग की जो पैरोटिड ग्लैंड होती है उसके ऊपर क्या किया था, उन्होंने प्रयोग किया था। वो एक चिकित्सक भी थे मनोवैज्ञानिक के साथ साथ। तो उन्होंने कुत्ते की पैरोटिड ग्लैंड के ऊपर क्या है कि रिसर्च करके और उसकी लार का क्या किया था, एकत्रीकरण किया था। और इस प्रयोग के द्वारा क्या हुआ था कि पावलो ने एक निष्कर्ष निकाला था। तो उस निष्कर्ष में क्या कहा गया था कि यदि लंबे समय तक स्वाभाविक और अस्वाभाविक उद्दीपन को का क्या है कि एक साथ उनको प्रस्तुत किया जाता है, तो क्या होता है कि व्यक्ति अस्वाभाविक उद्दीपन के प्रति भी स्वाभाविक जैसी ही अनुक्रिया क्या है कि करने लगता है। मतलब इसमें जो उन्होंने प्रयोग किया था, तो उसमें उन्होंने कहा है कि इस प्रयोग के द्वारा पावलो ने यह निष्कर्ष निकाला है कि यदि लंबे समय तक स्वाभाविक और अस्वाभाविक उद्दीपन की को एक साथ प्रस्तुत किया जाता है या जाए, तो व्यक्ति क्या है कि अस्वाभाविक उद्दीपन के प्रति भी स्वाभाविक जैसी ही अनुक्रिया करने लगता है, जिसे उन्होंने अनुकूलित अनुक्रिया का या फिर अनुबंधित अनुक्रिया का सिद्धांत कहा है। तो ये काफ़ी सारे पॉइंट्स इसके अंदर आपको क्या है कि देखने को मिलेंगे, जो आपको नोटबुक के अंदर नोट करने हैं, जो एग्ज़ाम के माध्यम से इम्पोर्टेंट है। जैसे कि किस ग्लैंड के ऊपर उन्होंने प्रयोग किया था, किसके ऊपर प्रयोग किया था, तो वो डॉग के ऊपर उन्होंने प्रयोग किया था, कुत्ते के ऊपर। और कुत्ते की पैरोटिड जो ग्लैंड होती है उसके ऊपर उन्होंने प्रयोग किया था। और निष्कर्ष क्या निकाला था कि स्वाभाविक और अस्वाभाविक उद्दीपन के साथ अगर एक साथ प्रस्तुत किए जाते हैं, तो अस्वाभाविक उद्दीपन के प्रति भी स्वाभाविक जैसी अनुक्रिया कोई व्यक्ति करने लगता है, जिसे उन्होंने अनुकूलित अनुक्रिया या फिर अनुबंधित अनुक्रिया का सिद्धांत का नाम दिया। तो चलिए आगे देखते हैं। तो इसके अंदर क्या है कि पावलो ने एस प्रकार की बात की है, वो किस तरीके से उन्होंने उसको थ्योरी को नाम दिया है। एस प्रकार क्या है, स्टिमुलस जो होता है, तो उसको किस तरीके से उन्होंने उद्दीपन को दिखाया है। तो इसमें सबसे पहले बात करते हैं कि उन्होंने प्रयोग किया था किसके ऊपर, कुत्ते के ऊपर उन्होंने प्रयोग किया था। तो इसमें क्या हुआ था कि जब कुत्ते के सामने भोजन रख दिया जाता था, तो वो क्या करते थे, कुत्ते के सामने भोजन को रख देते थे। तो हमारा जो उद्दीपक है, जो स्टिमुलेंट है, तो उसमें क्या है कि तो जैसे ही भोजन रखा जाता था, तो कुत्ते के मुंह में लार की वृद्धि होती जाती थी। तो जैसे ही कुत्ते के सामने भोजन रख दिया जाता था, तो इस तरीके से उद्दीपक काम करता था और कुत्ते के मुंह में लार की क्या हो जाती थी, वृद्धि हो जाती थी। इन्होंने कुत्ते को क्या है कि रस्सी से बांध दिया था। उसके बाद इसमें प्रथम चरण जो आता है वो सिद्धांत का किस तरीके से काम करता है। तो सबसे पहले जो पॉइंट है वो है स्वाभाविक उद्दीपक। तो इसमें स्वाभाविक उद्दीपक के बराबर क्या होती है, प्रतिक्रिया होती है, स्वाभाविक प्रतिक्रिया, जिसको नाम दिया गया जो है पावलो के द्वारा। तो पावलो ने क्या है कि स्वाभाविक उद्दीपक प्रथम चरण के तरीके से उसको दिखाया। तो स्वाभाविक उद्दीपक किस तरीके से क्रिया करेगा, स्वाभाविक उद्दीपक के बाद कौन सी क्रिया होगी, स्वाभाविक प्रतिक्रिया होगी। तो वो क्या होगी, भोजन पहले उसको दिया गया जो कि उद्दीपक का काम करता है, और जो लार निकलना है वो क्या है, स्वाभाविक प्रतिक्रिया उस कुत्ते के साथ होने लगी। उसके बाद बात आती है द्वितीय चरण की। तो द्वितीय चरण के अंदर क्या होता है कि घंटी बजाई जाती है, प्लस में भोजन रखा जाता है, बराबर क्या है कि लार का निकलना। तो इसमें क्या है कि किस तरीके से कृत्रिम एक उद्दीपक दिया गया,
जो क्या थी, घंटी थी। तो घंटी रखी बजाई गई उसके सामने, कुत्ते के सामने। उसके बाद भोजन, भोजन क्या है आपका स्वाभाविक उद्दीपक है। तो यहाँ पे दो उद्दीपक का प्रयोग किया गया है, कृत्रिम उद्दीपक प्लस में जो भोजन। जैसे कृत्रिम उद्दीपक का आपका घंटी है और भोजन जो आपका है वो स्वाभाविक उद्दीपक है। तो लार का निकलना, उसके बाद क्या हुआ, स्वाभाविक प्रतिक्रिया हुई। ये इस सिद्धांत का द्वितीय चरण रहा। उसके बाद पावलो ने क्या देखा कि तृतीय चरण के अंदर हम बात करेंगे, तो थर्ड स्टेज के अंदर उन्होंने क्या बताया कि घंटी बजाई गई और घंटी से ही क्या हुआ, लार निकलना स्टार्ट हो गई। मतलब क्या हुआ कि कृत्रिम जो उद्दीपक है उसने काम करना अपना स्टार्ट कर दिया। यहाँ पे स्वाभाविक जो उद्दीपक है उसको हटा लिया गया या फिर उसको एक साइड रख दिया गया। तो घंटी बजाने से ही क्या हुआ कि जो स्वाभाविक प्रतिक्रिया है वो होना शुरू हो गई। मतलब कि लार टपकना या लार निकलना कुत्ते की शुरुआत हो स्टार्ट हो गई। तो इसमें क्या है कि जो नोट करने वाली बात क्या है कि घंटी भोजन के मध्य समय में क्या है कि घंटी भोजन के जो है मध्य समय के, घंटी के और भोजन के मध्य समय क्या है कि 2 से 4 सेकंड के बीच में हुआ। और इसमें क्या है कि भोजन को घंटी से अधिक प्रभावशाली होना चाहिए। मतलब कि भोजन को ज़्यादा प्रभावशाली यहाँ पे बताया गया है घंटी के, घंटी से ज़्यादा। मतलब कि कृत्रिम उद्दीपक से ज़्यादा स्वाभाविक उद्दीपक स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तभी आपकी स्वाभाविक प्रतिक्रिया होगी। तो ये था इसका जो है सेकंड पार्ट। इससे आगे के पार्ट के लिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।